नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीट एसएसटी सेकंड लेवल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं मतदाता जागरूकता। इसके अंतर्गत 85 क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। रीट की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 187 जो वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगी उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में, वहां जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आरबीएससी की अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं या ज्योग्राफी देखना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आप उज्ज्वल जीके चैनल से जुड़ सकते हैं। जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन की वह प्रणाली जिसमें प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा करवा कर एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। देखिए, निर्वाचन की वह प्रणाली जिसमें प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा न करवा के एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो मतदाता हैं उनसे सीधे न करवा के एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष या जो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली है, देखिए इसमें पहले क्या होता है कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। ठीक है, बाद में निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो शासन को संभालते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यसभा के सदस्य हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। फिर है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब बना? ये अधिनियम बनाया गया था 1951 में। भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन है, ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वह कब बनाए गए थे? तो देखिए, श्री सुकुमार सेन थे। 21 मार्च 1950 को इन्होंने अपना पद जो है वो धारण किया। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग था। निर्वाचन आयोग शुरू में एक सदस्य ही था। ठीक है, जनता के द्वारा अपने मत का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है निर्वाचन। जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है। जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनना क्या कहलाता है, या चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है, वोटिंग पावर कहलाती है। ठीक है, पहली बार 2 अपर निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? 2 अक्टूबर 1989 को। देखिए, इसका जो कार्यकाल था वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने के लगभग रहा, यानी कि 1 जनवरी 1990 तक रहा। ठीक है, बाद में जो है इसको बहुसदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया था 1 अक्टूबर 1993 में। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 324 के तहत जो है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। बहुसदस्यीय चुनाव आयोग को कब नियुक्त किया गया? इसको 1 अक्टूबर 1993 को नियुक्त किया गया था। और देखिए इसमें क्या थे, 2 तो थे अपर निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, पहले क्या होता था, 1 निर्वाचन आयुक्त होता था, अब 2 निर्वाचन आयुक्त होते थे, और साथ में जो दूसरे अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त वो लिए जाते थे। ठीक है, सदस्य होते थे। भारत में निर्वाचन की कौन सी पद्धति अपनाई गई? प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। प्रत्यक्ष में तो क्या होता है कि जो मतदाता है वो खुद मत दे के आता है, वोट दे के आता है, और दूसरे में क्या होता है कि जिनको वोट दिए जाते हैं वो आगे चुनते हैं। ठीक है, जैसे आपके राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इस प्रकार से। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर
किस प्रणाली का आविर्भाव हुआ है? तो परोक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र जो है इसका वर्तमान में आविर्भाव हुआ है। लोकतंत्र की वह प्रणाली जिसमें समस्त जनता या उसका एक बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा स्वयं पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करता है कहलाती है। तो ये कहलाती है परोक्ष लोकतंत्र प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? भारत में देखिए संसदीय लोकतंत्र है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किस निर्वाचन के तहत किया जाता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें निर्वाचकों और जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य सीधा संपर्क रहता है। जैसे कि इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन्स है, और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। इनके जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन जो है डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद, यानी कि भारतीय संसद में लोकसभा राज्यसभा भी आ गई, और राज्य विधानमंडलों जैसे कि विधानसभा है, विधान परिषद है, एवं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को नियंत्रित करने, उनका निरीक्षण करने और निष्पक्ष रूप से आयोजित करने के सारे निर्देश जारी करने के लिए एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो किस अनुच्छेद में किया गया? संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है। आगे है निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, तो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। निर्वाचन आयुक्त की प्रतिष्ठा, वेतन व परिलब्धियां किनके समान होती हैं? तो ये होती हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के समान है। वेतन भी उनके समान है, परिलब्धियां, प्रतिष्ठा भी उनके समान है। उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी जो सदन है वहां पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो देखिए साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत के द्वारा और जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनमें से कम 2/3 मत जो बहुमत है उसके द्वारा हटाया जा सकता है, और वो भी विशेष प्रस्ताव लाया जाए, ठीक है। उसके माध्यम से राष्ट्रपति के आदेश पर ही हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति किसके परामर्श से हटा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति जो है हटा सकता है। वर्तमान में देश को लोकसभा के चुनावों के लिए कितने सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 543 जो हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार व रूप कौन निर्धारित करता है? किसके द्वारा निर्धारित होता है? स्वतंत्र परिसीमन आयोग के द्वारा। वर्तमान में परिसीमन आयोग कब गठित किया गया? 2002 में, ठीक है, जुलाई 2002 में। वर्तमान परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान जो 2002 में बना है उसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसदीय विधि के द्वारा किया जाता है।
2002 के परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए, अनुसूचित जाति की बात करें तो 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 47 सीटें जो हैं वो लोकसभा में रखी गई हैं, आरक्षित हैं। और इसमें क्या है, अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो पिछली बार जो 5 सीटें हैं वो बढ़ाई गई हैं पिछली बार से, और जो अनुसूचित जनजाति है इसमें 6 सीटें जो हैं बढ़ाई गई हैं। अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में 412 सीटें हुआ करती थी, ठीक है, जो पहले के 11 से कम है। यानी कि पहले कितनी होती थी? पहले होती थी 423, अब कितनी रह गई? 412। किन लोकसभा चुनावों को, जो 412 हैं वो सामान्य वर्ग की हैं, ठीक है, किन लोकसभा चुनावों को पुनर्परिसीमित किया गया है 15वीं लोकसभा चुनाव में? वर्तमान में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें कितनी हैं क्रमशः? तो अनुसूचित जाति की 17 सीटें हैं यूपी में, और सर्वाधिक सीट है अनुसूचित जनजाति की मध्य प्रदेश में। कितनी हैं? 6 सीटें हैं, ठीक है। एमपी में 6 हैं, एसटी की 17 सीटें, एससी की उत्तर प्रदेश में है जो सर्वाधिक हैं। ऐसे 2 राज्य बताएं जहां केवल अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। मेघालय और मिजोरम। संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो देखिए, 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। फिर है लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। लोकसभा व राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन में किस चुनाव पद्धति का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का जो है पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वो चुनाव में निर्वाचित घोषित होता है, चाहे उसे कितने भी वोट मिले क्यों ना हो, वो जीता हुआ समझा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये होता है परोक्ष रूप से प्रत्येक राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। वर्तमान में राज्यसभा में विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में 233 हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और ये सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधानसभाएं हैं? तो भारत के 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं वर्तमान में। कितने राज्यों में विधानमंडल में उच्च सदन और निचला सदन सहित द्विसदनीय व्यवस्था है? द्विसदनीय मतलब विधानसभा और विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है, जो बड़े बड़े राज्य हैं उनमें है। किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं? तो देखिए, संघ राज्य क्षेत्र की बात पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र एनसीआर दिल्ली, फिर पुडुचेरी और फिर जम्मू कश्मीर, इन तीनों जगह ही विधानसभाएं हैं। लोकसभा की अधिकतम सीमा है 550 सदस्य। अगर हम राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य की बात करें, अधिकतम सदस्य संख्या जो है 500 है। सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? यूपी की है। यहाँ पर कितने सदस्य हैं? 403 सदस्य हैं। सबसे छोटी विधानसभा है पौंडीचेरी की, ये संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। पौंडीचेरी की सबसे छोटी है संघ राज्य क्षेत्र में, तो यहाँ पर 30 सदस्य हैं। राज्यों की बात करें तो यहाँ पर राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है, और सिक्किम में यहाँ पर कितने सदस्य हैं? 32 सीटें हैं, ठीक है।
निर्वाचन आयोग ने देश के सभी मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र बनाने का आदेश कब दिया? अगस्त 1993 में। राज्यसभा विधान परिषद के निर्वाचन अभ्यर्थी होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? अगर आपने चुनावों में हिस्सा लेना है, चुनाव लड़ना है, 30 साल की एज होनी चाहिए राज्यसभा के लिए या विधान परिषद के लिए, और लोकसभा या विधानसभा के लिए 25 साल की न्यूनतम आयु चाहिए अगर आप निर्वाचन अभ्यर्थी के लिए अपना नाम देते हैं। फिर है राज्यसभा या विधानसभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को जमानत राशि कितनी देनी पड़ती है? राज्यसभा या विधानसभा के लिए जमानत राशि 10,000 रुपये है और लोकसभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को जमानत देनी पड़ती है 25,000 रुपये। ठीक है। और SC ST की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही, साथ ही विधानसभा में SC और ST को इसका आधा जमा करवाना पड़ता है। किस वर्ष से निर्वाचन आयोग ने मतपेटियों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया? देखिए 1998 से इसका प्रयोग किया गया है ताकि जो है समय की और धन की बचत की जा सके। किस सन में निर्वाचन आयोग ने जो है लोकसभा निर्वाचन में केवल EVM मशीन का उपयोग करने का निर्णय लिया? सन 2004 में ऐसा किया और 10 लाख से अधिक जो EVM मशीन है वो 2000 के चुनाव में जो है यूज की गई थी। फिर है अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और इन दोनों के जो है निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य वो उनके द्वारा सीधे ही मतदान जो है होता है। भारत में जनतंत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जनतंत्र प्रणाली जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर जो है आधारित है, यानी कि 18 वर्ष का होना चाहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 18 साल की गई? तो ये हुआ था संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। ठीक है। देखिए 1988 से पहले मतदाता की न्यूनतम आयु जो है वो 21 साल थी और बाद में 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन हो गया तो न्यूनतम आयु सीमा 18 साल रख दी गई मतदान की। कौन मतदान कर सकता है और कौन नहीं? तो देखिए न्यूनतम आयु जिसकी 18 साल है वो मतदान कर सकता है। निर्वाचक जो नामावली होती है उसमें उस 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति का नाम पंजीकृत होना चाहिए। अगर आप विशेष अपराध के रूप में सिद्ध हो जाते हैं तो आप मतदान नहीं कर सकते। जो व्यक्ति न्यायालय के द्वारा पागल घोषित हो जाता है वो भी मतदान में हिस्सा नहीं ले सकता, मतदान नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता के पश्चात पहले आम चुनाव कब संपन्न हुए? पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस किस के लिए चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक तो राज्यसभा के लिए चुनाव जो है करवाए जाते हैं, फिर लोकसभा के द्वारा, उसके बाद है राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इन सब का जो निर्वाचन है, चुनाव जो संपन्न करवाता है वो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। राज्य स्तर पर चुनावों का संचालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य स्तर पर चुनावों का संचालन करने की जिम्मेदारी होती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव आयोग निर्वाचन में किस अधिनियम के प्रावधानों को आधार मानता है? तो जो चुनाव आयोग है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आया था, इसको आधार मानता है निर्वाचन आयोग। ठीक है। चुनाव आयोग चुनाव विभाग के द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो BLO की नियुक्ति की जाती है, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर की। यदि मतदाता को ऐसा लगता है कि कोई भी उम्मीदवार उसके विचार से उपयुक्त नहीं है तो वह EVM का कौन सा बटन दबाएगा? तो सबसे अंतिम जो बटन होता है उसको दबाएगा।
भारत में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? देखिए 8 जो हैं दल हैं। पहला आपके हो गया बहुजन समाज पार्टी, दूसरा है भाजपा, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पांचवा है भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, छठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सातवीं है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और आठवीं है राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी। तो ये 8 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल का जिनको दर्जा प्राप्त है। फिर है परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री JP नड्डा। 17वीं लोकसभा के आम चुनाव कब हुए? 17वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए थे मार्च-मई 2019 में। भारत में किन चुनावों में EVM में नोटा प्रारंभ किया गया? 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें नोटा का प्रारंभ किया गया था। नोटा का अर्थ क्या होता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब आपको कोई भी जो है जो आपका जिसको आप मतदान देने जा रहे हो आप उसे योग्य नहीं समझते तो आप उपयुक्त में से कोई भी जो है बटन दबा दें। मतदाता वैलिड यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के सामने कौन सा बटन दबाता है? नीले रंग का बटन दबाता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा सदस्य, ग्राम पंचायत पंच और विधानसभा सदस्य। फिर है अगला प्रश्न, ये प्रश्न कट गया है। देखिए 80वां प्रश्न है कि राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों में ERO नेट जो है उसका प्रारंभ जो है किया गया। तो इसमें शामिल हैं राज्य में मतदाता सूचियों के नाम जुड़वाने, नाम हटाने के लिए, प्रविष्टियों में संशोधन के लिए भौतिक रूप से प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाता है। फिर है BLO नेट मोबाइल ऐप द्वारा क्या होता है? मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फैमिली ट्री आदि सूचनाओं को डिजिटल माध्यम से एकत्रित किया जाता है। ठीक है, BLO नेट मोबाइल ऐप से मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फैमिली ट्री किनकी? जो मतदाता हैं। उसके बाद है VVPAT की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, देखिए ये एक प्रकार का प्रिंटर है जो EVM मशीन के साथ मतदान कंट्रोल यूनिट के साथ संलग्न किया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो मतदाता को ये पता चल जाएगा कि उसने जिसे वोट देना था उसके पक्ष में वोट गया है या नहीं। देखिए अब आने वाले सभी चुनावों में, आम चुनावों में, उपचुनावों में VVPAT की जो है यूज किया जाएगा। फिर है 83वां प्रश्न, चुनाव आयोग के द्वारा EVM में गड़बड़ी को दूर करने के लिए 8 अक्टूबर 2010 को किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति का गठन किया गया? तो देखिए प्रोफेसर PV इंदर सेन जो हैं ये पूर्व डायरेक्टर हैं IIT मद्रास के। तो इनके जो है निर्देशन में ये जो है तकनीकी जो है आपके विशेषज्ञ के द्वारा ये गठन किया गया था और इन्होंने ये कहा कि जो VVPAT प्रणाली है इसको प्रारंभ किया जाए। ठीक है, तो इनके कहने पर यह प्रणाली अब आम चुनावों में प्रयोग में लाई जाएगी। फिर है चौथे परिसीमन आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये 12 जुलाई 2002 में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया। अंतिम प्रश्न है लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया गया। इससे लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों में कब तक परिवर्तन नहीं होगा? तो देखिए 2026 तक इसमें जनसंख्या के आधार पर किया गया है और इसमें लोकसभा और जो विधानसभा की कुल सीटें हैं
इनमें 2026 तक किसी प्रकार का जो संशोधन है वो नहीं होगा। और ये जो चीज है ये 87वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो इसके द्वारा ये चीज की गई है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।